हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल अफेक्शन विद स्टडी में स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट हिस्ट्री चालू करेंगे और हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री जो वर्ड है वो बना है हिस्टोरिया वर्ड से। जो हिस्टोरिया वर्ड है वो कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वे घटनाएं जो घट चुकी हो, यानी कि जो भी घट चुका है आज से पहले वो सारा की सारा क्या हो जाता है? इतिहास हो जाता है। इतिहास क्या होता है ये हमने जान लिया। इसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि इतिहास को लिखा कैसे जा सकता है। तो इतिहास को इतिहासकार लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं? तो कुछ ना कुछ उसको सोर्सेस चाहिए होंगे उनको लिखने के लिए। तो किन किन सोर्सों से भारतीय इतिहास को लिखा गया है, उसी को लेकर आज का लेक्चर पूरा के पूरा रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज जो भी भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनको, ठीक है। तो जो भारतीय इतिहास है उसके सोर्स जो होते हैं उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला हमारा पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हो जाएगा विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत क्या होंगे? वो स्रोत होंगे जो हमें पुराने समय के अवशेष प्राप्त हो गए। मान लीजिए हमें कुछ के अवशेष, जानवरों के अवशेष प्राप्त हो गए, या फिर कुछ अभिलेख प्राप्त हो गए, या फिर हमें सिक्के प्राप्त हो गए पहले समय के, या फिर मंदिर भवन जो भी हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, ठीक है। वो साहित्यिक स्रोत क्या होंगे कि उस समय पे जो भी लेखक रहे होंगे, कवि रहे होंगे, उनके द्वारा जो भी इतिहास की घटनाओं का वर्णन लिखा गया वो सारा साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्री जो भी भारत में आए, चाहे हम बात कर लें मेगास्थनीज की, चाहे हिंसांग की बात कर लें, तो इन्होंने आकर जो जो भारत के बारे में लिखा, उसने क्या क्या हेल्प की हमारे इतिहास को लिखने में, वो सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तो एक एक करके हम इन चीजों को समझेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें समझना पड़ेगा हमें अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? स्रोत अभिलेख होते हैं, ठीक है। और जो अभिलेख होते हैं बेसिकली किस पर लिखे जाते हैं? पत्थरों पर लिखे जाते हैं या धातुओं पर लिखे जाते हैं। और भारतीय जो अभिलेख है, मैक्सिमम जो अभिलेख है वो पत्थरों और धातुओं पर लिखे गए, ठीक है। फिर सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो कौन सा है? आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशियाई के बोगजोई से प्राप्त अभिलेख है, जिन पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाथ के नाम मिलते हैं। यानी कि जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र हुआ करता था उसमें एक जगह है बोगजोई, वहां का अभिलेख, वहां पर ये अभिलेख मिलते हैं जिनमें वैदिक देवताओं के हमें नाम मिलते हैं, उनका वर्णन मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत की बात करें, एशिया को छोड़कर भारत की बात करेंगे, तो भारत में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो कौन के हैं? अशोक के अभिलेख है। और केवल जो अशोक के अभिलेख है उनमें अशोक का नाम कहां लिखा मिलता है? केवल मस्की और गुर्जरा, एमपी, जो कि कहां पर है? एमपी में। मस्की और गुर्जरा कहां पर है? मस्की और गुर्जरा है एमपी में। और यहीं से क्या मिलता है? अशोक का नाम मिलता है। अशोक के नाम से जो अभिलेख है वो केवल ये दो स्थानों में मिलते हैं। बाकी जो भी अशोक के अभिलेख मिले हैं उनमें उसको क्या कहा गया है? प्रियदर्शी राजा कहा गया है। यानी कि जो सबसे प्रिय हो उसे ही क्या कहा गया? प्रियदर्शी राजा। और प्रियदर्शी राजा किसे कहा गया इतिहास में? अशोक को कहा गया है, ठीक है। अब हमें बात करना है अभिलेख कितने तरीके के होते थे पहले। तो अभिलेख दो तरीके के होते थे, एक होते थे निजी, एक होते थे सरकारी। निजी अभिलेख क्या होते हैं? निजी अभिलेख वे अभिलेख होते हैं जिनमें निजी जानकारी लिखी हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, अशोक है तो अशोक के जीवन के बारे में अगर कुछ निजी जानकारियां लिखवाई उसने पत्थरों पर, धातुओं पर, तो वो निजी अभिलेख हो जाएंगे। अगर मैं कहूं सरकारी अभिलेख क्या होंगे, तो वे अभिलेख जिन पर कुछ भी जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर बात किया जाए, किसी भी घोषणा की बात की जाए, किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाए, उन सभी का अगर वर्णन मिला है तो सरकारी अभिलेख हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में बताता हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा अभिलेख कहां का है, ठीक है, कि कौन से शासकों ने इसका निर्माण कराया था, कौन से शासक के काल का है ये। तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? खारवेल शासक ने करवाया था। उसके बाद आता है हमारा जूनागढ़ अभिलेख, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो रुद्रदामन ने कराया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। प्रयाग अभिलेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का है। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज।
मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा। और लास्ट हमारा है ऐहोल अभिलेख, ये किसने? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये निर्माण कराया गया था इस अभिलेख का। आगे बढ़ेंगे हम, अभिलेख के बाद बात करेंगे स्मारक और भवन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हम इतिहास को जानने के स्रोतों में इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं प्राचीन समय में बने स्मारक और भवन, ठीक है। तो प्राचीन काल में हुए भवनों और स्मारकों के अधिकांश जो अवशेष है वो संपूर्ण देश में, पूरे के पूरे हमारी कंट्री में फैले हुए हैं। चाहे आप उत्तर में चले जाएं, चाहे दक्षिण में, चाहे पूर्व में, पश्चिम में, हर जगह हमारे जो प्राचीनतम भवन और स्मारक जो बने हैं वो सारे के सारे फैले हुए हैं। और जो भवनों बात की जाए तो भवनों में सबसे ज्यादा और स्मारकों में सबसे ज्यादा हम बात करते हैं मेजरली मंदिरों की, क्योंकि मंदिर हमें बहुत तरीके की जानकारी, उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सारी जानकारी मंदिर पे चित्रित, अंकित जो भी आकृतियां हैं वो सारी की सारी हमें देती थी। तो मंदिर दो तरीके के होते थे पहले, एक होते थे उत्तर भारत के मंदिर और एक होते दक्षिण भारतीय मंदिर। उत्तर भारत के जो मंदिर थे उनकी एक अपनी एक विशेष शैली होती थी, विशेष एक विशेषता होती थी, तो इस शैली को इतिहासकारों ने नागर शैली कहा। और दक्षिण भारत जो था उसके मंदिरों की एक विशेष शैली हुआ करती थी जिसे क्या कहा गया? द्रविड़ शैली कहा गया। और अगर जो मंदिर हमारे मध्य भारत में बात कर लें या जो इन दोनों शैलियों को मिलाकर बात कर लें बनाए जाते थे, उन मंदिरों को क्या कहा जाता था? बेसर शैली कहा जाता था। तो एग्जाम में पूछा जाता है बेसर शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर भारतीय में जो मंदिर हुआ करते थे उनको नागर शैली के मंदिर कहा जाता था, दक्षिण भारत में जो मंदिर हुआ करते थे उन्हें द्रविड़ शैली का मंदिर कहा जाता था, ठीक है। और बात करें कि मंदिरों के अलावा जो भी हमारे विहार हुआ करते थे, बौद्ध धर्म के स्तूप हुआ करते थे, और उसके बाद जो हमारे जो भी बाकी धर्मों के जो भी पर्यटन स्थल रहा करते थे उन सभी के अवशेष भारत के विभिन्न हिस्सों में मिलते हैं, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में इतिहासकारों को बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं और इतिहास को और अपना एक अच्छा दृष्टिकोण बना पाए और एक अच्छा इतिहास लिख पाए, उसमें ये सहायता करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट आएगा हमारा वो क्या आएगा? सिक्के। सिक्के भी जो हमारे इतिहास को जानने में सहायक होते हैं, ठीक है। और सिक्कों का अपना एक विशेष स्थान है, क्योंकि जो सिक्के होते हैं वो किसी भी जो राज्य हुआ करते थे उस राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा, व्यापारिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को ही क्या करते थे? बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे। क्योंकि अगर पैसा होगा तभी तो लेन देन होगा, तभी तो व्यापार चलेगा, चाहे वो भारत में व्यापार हो व्यक्तिगत या फिर बाहर दूसरे देशों के साथ व्यापार हो, ठीक है। तो हड़प्पा काल में हमें बात करते हैं तो हड़प्पा काल में सिक्कों की जगह क्या चले जाते थे? मोहरे और मनकों का प्रचलन था, ठीक है। किसका प्रचलन था? हड़प्पा काल में आपसे पूछ लिया तो मोहरों और मनकों का प्रचलन था, ठीक है। मोहर क्या होती है कि एक कोई भी धातु का लिया आपने टुकड़ा, उस पर कोई भी चिन्ह बना दिया, उसे हम कह देते हैं मोहरें, ठीक है। और प्राचीन सिक्के जो हुआ करते तो उन पर कुछ कुछ चिन्ह बना दिया करते थे, विशेष लिखा नहीं जाता था कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कि ये लिखा है या वो लिखा है, बस ये कुछ भी चित्र बना दिया उस पे, तो ये इनको सिक्कों को क्या कहा जाने लगा? आहत सिक्के कहलाते थे ये, ठीक है, जिनका उपयोग व्यापार में भी हुआ करता था, ठीक है। बाद में जब गुप्त काल आया तो गुप्त काल के पतन के बाद के इतिहास को हमें जानने के लिए जो हमारे सिक्के हैं बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि गुप्त काल के बाद जितने भी शासक आए, कुषाण आए, जो भी आए, वो सारे के सारे हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने सिक्के इतने नहीं चलवा पाए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया सिक्के के ऊपर इतना, ठीक है। तो वहां पर उतना उसका रहा नहीं। बाकी सिक्के बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जब हमारे पास साहित्यिक स्रोत ना हो या फिर कोई लिखित जानकारी ना हो तो सिक्के हुए, अभिलेख हुए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इतिहास को लिखने और इतिहास को पढ़ने और समझने में। नेक्स्ट जो हमारा आता है सोर्स वो रहता है मूर्तियां और चित्रकला। जो भी प्राचीनतम इतिहास में मूर्तियां बनी और जो चित्रकला बनी उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी की सारी चीजें बताता हूं मैं कैसे। मूर्ति बनी, किसी राजा ने अपनी मूर्तियां बनवाई, अपने इष्ट देव की मूर्तियां बनवा दी, तो वो सारे के सारे बताते थे कि वो किन धर्मों को मानने वाले थे या राजा का स्वभाव कैसा था, वो मूर्ति पर क्या क्या अपने बारे में लिखवाता था, नीचे साइड में लिखवाता था वो, ठीक है। और पेंटिंग उस समय की पेंटिंग हमें बताती है कि किस तरीके से वहां पर क्या रहा होगा, किस तरीके से शासन हुआ करता था, उनका क्या क्या उनकी विशेषता रही, किस समय के दौरान कितना कितना डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी चीजें आई, वो सारी की सारी बताता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण गुप्त शासकों, गुप्तोत्तर काल के जो शासक हुए, उनकी मूर्तियां जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला के विकास पर प्रकाश डालता है।
कि उस समय की जो मूर्तियां थी वो धार्मिक मूर्तियां होती थी और जनसाधारण से जुड़ी जुड़ी मूर्तियां और उनकी चित्रकला होती थी। भरहुत, बोध गया, सांची, अमरावती की जो मूर्तियां हैं वो तत्कालीन समाज की झलक दिखाती है कि समाज में क्या क्या प्रचलन था, यानी कि बौद्ध धर्म भी चल रहा था तो बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां मिली हैं। सांची के स्तूप भी उस समय के बताते हैं, उस समय की जो मूर्तियां वहां पे जो भी स्थापित की गई वो सारी की सारी हमें जानकारियां देती है। चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण नाम हमें याद रखना रहेगा अजंता। अजंता की जो चित्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बनाए गए हैं, काफी सारी जानकारी उनसे मिली हमें। ठीक है, अगला जो सोर्स आएगा वो हमारा रहेगा साहित्यिक सोर्स। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया कौन सा, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेख पढ़े, हमने सिक्के पढ़े, हमने स्थापत्य और मूर्तियां पढ़ी, जो भी हमने चित्रकला है वो पढ़ी। दूसरा स्रोत आ जाता है हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक जो स्रोत है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो धार्मिक साहित्य, यानी कि धार्मिक साहित्य क्या होंगे, वो सारा साहित्य जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। उस समय पर जो भी वर्ण व्यवस्था रही होगी, जो भी धर्म को मानने वाले लोग रहे होंगे, उन सभी से संबंधित जो जानकारियां देता है वो धार्मिक साहित्य देता है। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा रहा होगा, ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा हमारा रहा है जैन बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में सारे के सारे जो वेद आएंगे, हमारे उपनिषद आएंगे, महाभारत, रामायण और पुराण, साथ ही साथ जो भी स्मृतियों के आधार पर उस समय ग्रंथ लिखे गए वो सारे के सारे किसमें आएंगे, धार्मिक स्रोत में आएंगे। ठीक है, धार्मिक साहित्य में आएंगे। और दूसरा हमारा जाता है जैन तथा बौद्ध साहित्य। जैन धर्म से संबंधित जो भी साहित्य है, चाहे वो पिटक हो उनके, चाहे वो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी हमारे ग्रंथ हो, वो सारे के सारे ग्रंथ हमें उस समय की स्थिति का, उस समय के जो भी कल्चर रहा होगा, उस सारी की सारी जानकारी हमें देता है। फिर आ जाता है हमारा धार्मिक साहित्य का ही, वो साहित्यिक स्रोत का ही दूसरा पार्ट आ जाता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हम किसकी बात करते हैं कि जो भी उस समय ग्रंथ लिखे गए हो, इतिहास में जो भी ग्रंथ लिखे गए, जीवनी लिखी गई, गल्प साहित्य लिखे गया, वो सारा के सारा लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है, जो कि हमें प्राचीन इतिहास को समझने में काफी ज्यादा मदद करता है, प्राचीन इतिहास को लिखने, समझने और पढ़ने में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब प्रमुख साहित्यिक रचनाओं की, कि कौन कौन सी साहित्यिक रचना रही जिनसे हमें जानकारियां प्राप्त होती है, इतिहास की, इतिहास को पढ़ने समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाभाष्य। तो महाभाष्य किसकी रचना थी, तो पतंजलि की रचना थी। ठीक है, दूसरी आती है हमारे मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस आपकी किसकी रचना थी, तो शिखा दत्त की रचना थी। मालविकाग्नि मित्रम, तो ये किसकी थी, कालिदास की। आपको सबके नाम याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की रचना है। आपसे पूछ लिया जाएगा नीतिसार, तो नीतिसार किसकी रचना है, तो नीतिसार रचना है आपकी किसकी, कामंदक की रचना है। काव्यालंकार किसकी है, तो काव्यालंकार हमारी है किसकी, भामा की है। ठीक है, तो ये प्रमुख हमने बात करी है, और भी कुछ प्रमुख है वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखी, तो ब्रह्म सिद्धांत जो है काव्य रचना किसकी है, ब्रह्मगुप्त की है। ठीक है, उसके बाद बात करें आर्यभट्टिम हुए, दश गीतिका सूत्र हुए तथा आर्याष्ट सत्य हुए, वो सारी की सारी किसने लिखी, आर्यभट्ट ने लिखी। भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्युसाल भंजिका, वाल्मीकि रामायण, ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई, तो ये सारी की सारी राजशेखर के द्वारा लिखी गई। हितोपदेश किसके द्वारा लिखी गई पूछिया जाएगा आपसे, तो नारायण पंडित के द्वारा। कामसूत्र किसने लिखा, साहित्यिक स्रोत, तो वात्स्यायन ने लिखा। शिशुपाल वध माघ ने लिखा। तो इसी तरीके से आप सारी की सारी को याद रख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आसानी रहेगी आपको याद रखने में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, हमने तीसरा स्रोत बताया था आपको, विदेशी यात्रियों का विवरण। पहले हमने पढ़ लिया पुरातात्विक स्रोत, फिर हमने जान लिया कौन सा, साहित्यिक स्रोत। अब विदेशी यात्रियों का विवरण की बात करेंगे। तो विदेशी यात्रियों के विवरण को भी तीन भागों में बांटा गया। पहला, जो यात्री यूनान और रोम से आए लेखक हुए। ठीक है, पहला जो यूनान और रोम से आए उनका, दूसरा जो चीनी यात्रियां उनके द्वारा जो विवरण दिया गया वो, और तीसरा अरब यात्रियों का विवरण। तो तीनों का अपना एक महत्व है अपनी अपनी जगह। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनान और रोम के लेखक। तो यूनान और रोम के लेखक, इसमें सबसे प्राचीनतम कौन है तो पूछ लिया जाता है तो हेरोडोटस, ठीक है। उसके बाद टीसीएस भी आया, उन्होंने जो यात्रा विवरण दिया उससे इतिहास को लिखने में काफी ज्यादा आसानी हुई है, काफी ज्यादा उससे हेल्पफुल हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा यूनान और रोम में से जो आया लेखक, उसका नाम है मेगास्थनीज, और इसने एक बुक लिखी इंडिका। तो ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई, जो कि भारतीय परिदृश्य को उस समय के बहुत अच्छी तरीके से बताता है, ठीक है। फिर आता है हमारा चीनी यात्रियों का विवरण। तो चीनी यात्रियों में हैन सांग, फाइहन आदि की जो यात्रा विवरण है उनको भी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, किसके समय में कौन आया था, क्या क्या उसने भारत के बारे में लिखा था, उस समय के राजाओं के बारे में क्या क्या लिखा था, ठीक है। और थर्ड हमारा आ जाता है कौन, अरब यात्री का विवरण। तो अरब यात्रियों में जो सबसे पहले है 8वीं सदी में, 8वीं सदी से आना भारत में शुरू किया था, ठीक है। और 8वीं सदी में भारत में आना शुरू किया था। उसके बाद 9वीं सदी में कौन आया था, सुलेमान आया था सबसे पहले अरब यात्रियों में, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण आप सब जानते हैं अलबरूनी का नाम, ठीक है। अलबरूनी का नाम आप सब जानते हैं, जो कि किसका समकालीन था, गजनवी का समकालीन था, और उसने भारत के बारे में किताबें भी लिखी, उन किताबों की भी हम बात करेंगे। और जो भी उसने भारत के बारे में बताया है उन सभी का जिस भी शासनकाल में वो आएगा उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो आज जो बेसिकली हमने पढ़ा भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जो भी हमारे स्रोत रहे, चाहे हमने पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे हमने बात की हो साहित्यिक स्रोत या विदेशी यात्रियों का विवरण किया हो, तो इससे आपको समझ आएगा कि इतिहास लिखा कैसे गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो इतिहास हमारा शुरू कहाँ से हुआ है, पाषाणकालीन संस्कृति को पूरा कवर करेंगे, फिर उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करेंगे, फिर उसका वैदिक साहित्य को, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस जो भी मैंने आज पढ़ा है उसका रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।